नमस्कार। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक को समझने जा रहे हैं, आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जो आज की तारीख में लगभग हर कंस्ट्रक्शन का आधार है। हमारा आज का सफर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरसीसी आखिर है क्या। फिर हम इसके कोर मटेरियल्स पर नजर डालेंगे, आरसीसी से डिजाइन करने के तरीके समझेंगे, इसके की स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को देखेंगे और आखिर में ड्यूरेबिलिटी कैसे सुनिश्चित की जाती है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। हमें दो अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ मिलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, आरसीसी का पूरा सिद्धांत इसी एक पार्टनरशिप पर टिका है। एक तरफ है कंक्रीट, जो कंप्रेशन में यानी दबाव झेलने में बहुत स्ट्रांग होता है, और दूसरी तरफ है स्टील, जो टेंशन में मतलब खिंचाव झेलने में माहिर है। तो आरसीसी का मतलब सिर्फ कंक्रीट के अंदर स्टील डाल देना नहीं है। नहीं, ये एक कॉम्पोजिट मटेरियल है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कंक्रीट की जो कमजोरी है यानी टेंशन झेलने की, उसे स्टील की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पूरा कर दे और दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। और ये पार्टनरशिप इतनी सफल क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहला, कंक्रीट स्टील को करोजन यानी जंग लगने से और आग से बचाता है। दूसरा, स्टील स्ट्रक्चर को डक्टिलिटी देता है, जिससे वो बिना वार्निंग के अचानक फेल नहीं होता। और सबसे कमाल की बात यह है कि दोनों का थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट लगभग एक जैसा है, मतलब गर्मी सर्दी में वो एक साथ फैलते और सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पार्टनरशिप क्यों जरूरी है। अब देखते हैं कि जबरदस्त मटेरियल को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हर आरसीसी स्ट्रक्चर असल में इन 4 जरूरी चीजों से मिलकर बनता है। सीमेंट, जो एक बाइंडर का काम करता है। एग्रीगेट्स, जो बल्क और स्टेबिलिटी देते हैं। पानी, जो हाइड्रेशन के लिए जरूरी है और वर्केबिलिटी देता है। और जाहिर है स्टील, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसे देने के लिए आजकल इंजीनियर्स सबसे ज्यादा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स या HYSD बार्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें आमतौर पर रीबार्स भी कहा जाता है। और ये हैं स्टील के अलग अलग ग्रेड्स और उनकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ, चाहे Fe415 हो, Fe500 या Fe550। ये ग्रेड्स किसी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में एक बहुत ही फंडामेंटल स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ये नंबर्स सीधे सीधे स्टील की ताकत को बताते हैं। तो मटेरियल्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इनसे सेफली डिजाइन करने के लिए क्या रूल्स हैं, कौन सी इंजीनियरिंग फिलॉसफी इस्तेमाल होती है, चलिए अब वो समझते हैं। देखिए, डिजाइन करने के तरीके भी समय के साथ बदले हैं। पहले चलता था वर्किंग स्ट्रेस मेथड या WSM, जो इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड था, लेकिन आज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है लिमिट स्टेट मेथड यानी LSM। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ध्यान में रखता है और ज्यादा इकोनॉमिकल और रैशनल माना जाता है। LSM को स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ इलास्टिक स्ट्रेस पर ही नहीं रुकता, ये स्ट्रक्चर की अल्टीमेट स्ट्रेंथ और उसकी सर्विसिबिलिटी दोनों को देखता है। इसमें लोड्स और मटेरियल्स के लिए अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे डिजाइन ज्यादा रियलिस्टिक और इकोनॉमिकल बनता है। जैसे कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंक्रीट साइट पर बनता है, तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। ये फैक्टर उस अनिश्चितता को कवर करता है। वहीं दूसरी तरफ स्टील के लिए ये फैक्टर थोड़ा कम यानी 1.15 होता है। इसका कारण सीधा है, स्टील एक कंट्रोल्ड फैक्ट्री एनवायरनमेंट में बनता है, जहां क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स एक बिल्डिंग के एक्चुअल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पर कैसे लागू होते हैं। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में ये 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बीम्स, जो बेंडिंग फोर्सेस को झेलते हैं। स्लैब्स, जो फ्लोर्स और रूफ्स बनाते हैं। कॉलम्स, जो ऊपर से आने वाले लोड को नीचे ट्रांसफर करते हैं। और आखिर में फुटिंग्स, जो पूरे स्ट्रक्चर का लोड जमीन में सेफली ट्रांसफर कर देती हैं। अब अगर एक कॉलम के अंदर झांक कर देखें तो वहां 2 तरह का स्टील मिलेगा। एक होता है मेन रीइंफोर्समेंट, यानी वो लंबी लंबी सीधी बार्स जो एक्शियल लोड और बेंडिंग को रोकती हैं। और दूसरा होता है ट्रांसफर स्टील, यानी टाइज या स्टिरअप्स, जिनका काम मेन बार्स को बाहर की तरफ मुड़ने यानी बकलिंग से रोकना है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ट्रांसवर्स टाइज हैं, ये सिर्फ मेन बार्स को अपनी जगह पर रखने के लिए नहीं है। इनका असली और सबसे क्रिटिकल काम है कैटास्ट्रॉफिक बकलिंग फेलियर को रोकना। अगर ये टाइज ना हो
तो लोड पड़ने पर मेन बार्स गुब्बारे की तरह बाहर फूल जाएंगी और पूरा कॉलम फेल हो जाएगा। एक अच्छा डिजाइन सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में नहीं होता। एक अच्छे डिजाइन वाले स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल भी होना चाहिए, यानी उसे सालों साल चलना चाहिए। और इसमें कुछ छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए शायद सबसे क्रिटिकल चीज है कंक्रीट कवर। ये कंक्रीट की बाहरी सतह और इसके अंदर मौजूद सबसे पास वाले रीइंफोर्समेंट बार के बीच की दूरी होती है। इसे आप स्टील के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी कह सकते हैं। और इस प्रोटेक्टिव शील्ड की मोटाई इस बात पर डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर का सामना कैसे माहौल से होने वाला है। जैसा कि यहां दिख रहा है, माइल्ड एक्सपोजर यानी सामान्य माहौल में कम कवर चाहिए, लेकिन सिवियर एक्सपोजर जैसे समुद्री इलाके में ज्यादा मोटे कवर की जरूरत पड़ती है। और ये कवर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही स्टील को कोरोजन से बचाता है। आग लगने की स्थिति में स्टील को गर्मी से बचाता है और स्टील और कंक्रीट के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाए रखने में मदद करता है। अगर स्टील में ही जंग लग गया तो आरसीसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाता है। तो ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है, अगर आरसीसी को लंबे समय तक चलने के लिए बनाया जाता है तो फिर क्या चीज है जो इसे फेल कर देती है? और इसका जवाब है, ड्यूरेबिलिटी अपने आप नहीं आती। किसी स्ट्रक्चर की पहले दिन की स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर वो ड्यूरेबल ना हो। और ड्यूरेबिलिटी हासिल होती है बहुत ही मेटिकुलस डिजाइन और एग्जीक्यूशन से, जिसमें कंक्रीट कवर और क्वालिटी कंट्रोल जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पूरी सख्ती से फॉलो किया जाता है। तो ये था आरसीसी स्ट्रक्चर्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू। हमने इसके हर एक पहलू को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश की है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। अब आगे का प्लान क्या है? देखिए, हम आरसीसी को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, एकदम फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस्ड एप्लीकेशंस तक, सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और ये सफर सिर्फ आरसीसी तक ही नहीं रुकेगा। हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स की सीरीज तो पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसका ओवरव्यू और स्टोन चैप्टर ऑलरेडी लाइव है। हमारा विजन बिल्कुल साफ है, सिविल इंजीनियरिंग के सभी कोर सब्जेक्ट्स को एक एक करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सीरीज में कवर करना है। तो अगर इस सेशन से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और हाँ, इसे अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस पूरी सब्जेक्ट वाइज जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी कोर सब्जेक्ट मिस ना हो।